हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी ये जो वीडियोस हैं वो थोड़ा बीच में रुक गई थी, तो इसके लिए आप सबसे सॉरी। और आज बस 2-3 चैप्टर ही हैं, तो वो हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का जो 14 चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें कक्षा 9 में हमने ये सीखा था कि किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। जब हम कोई भौतिक या रासायनिक प्रक्रम करते हैं तो ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा का सिर्फ ट्रांसफर होता है, उसकी खाली वो चेंज होती है एक रूप से दूसरे रूप में, उसका कोई ह्रास नहीं होता। ठीक है, तो वो संरक्षित रहती है, यही इसका संरक्षण का नियम था। तो तब फिर हम क्यों ऊर्जा संकट के विषय में इतना कुछ सुनते रहते हैं? जब वो संरक्षित रहती है तो हम ऊर्जा संकट का विषय इतना ज़्यादा जो है मतलब क्यों इतना ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो ऊर्जा को यदि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही वह नष्ट होती है, तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम याद करें तो हमें ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा, इस पहेली को हल किया जा सकता है। अगर हम जो ऊर्जा के विषय में जो हम लोग ने क्या क्या सीखा है, इस बारे में अगर हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करें, तो हम ये जो यहाँ पे पहेली है कि जब ऊर्जा संरक्षित हो रही है तो फिर हमें ये क्यों चिंता रहती है कि ऊर्जा का मतलब ऊर्जा नष्ट हो रही है। ठीक है, तो ऊर्जा के नष्ट होने का हमें क्यों चिंता रहती है? ऊर्जा के विविध रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, यही संरक्षण का नियम है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं तो प्लेट की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जब वो ऊपर से गिर रही होगी तो स्थितिज ऊर्जा का जैसे ही वो फर्श से टकराएगी तो आवाज़ आएगी प्लेट के गिरने पर। ठीक है, तो वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रक्रम अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि एनर्जी रिलीज होती है तो ऊष्माक्षेपी होता है। और इस प्रकार जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा, जब मोमबत्ती जल रही होती है तो मोम की जो रासायनिक ऊर्जा, यानी क्योंकि मोमबत्ती जिन जिन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है वो ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब मोमबत्ती जलती है तो जो रासायनिक ऊर्जा और जो थ्रेड वगैरह जिस भी मटेरियल का बना होगा वो जब जलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि हीट भी मिलती है, दूसरा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो मोमबत्ती को जलाने पर इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त और क्या अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं? ये तो ऊर्जाएं तो प्राप्त होती हैं, इसके अलावा कोई उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगर टोटल जो है पूरा ऊर्जा का वो देखा जाए तो वो अपरिवर्तित रहती है, सिर्फ क्या एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। परंतु यदि हम जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः विचार करें तो क्या हम किसी भी प्रकार से अभिक्रिया में उत्पन्न जो ऊष्मा और प्रकाश को अन्य उत्पादों के साथ मिला करके मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, हमें मोम तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी ऊष्मा में और प्रकाश में जो चेंज हुई थी, ठीक है, क्या वो एनर्जी हमको वापस मिलेगी? तो ये सारी जो पहेलियां हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब आइए यहाँ पे देखिए कि अब एक अन्य उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 100 ml जल है, ठीक है, जिसका ताप 348 केल्विन है, यानी 75 डिग्री सेल्सियस है, और इसे किसी कमरे में रखा रहने देते हैं, जिसका ताप जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है? 298 केल्विन है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस ये रूम टेम्परेचर होता है। कुछ समय पश्चात क्या होगा? मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब हम 75 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर का जो वाटर है, 100 ml वाटर, उसको अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा? ठीक है, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा पर्यावरण में लुप्त हुई जो समस्त ऊष्मा है उसको एकत्र करके जो जल एक बार ठंडा हो गया उसे गर्म किया जा सके? तो ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम ये पाएंगे कि प्रयोज्य रूप में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य में क्षयित हो जाती है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो ऊर्जा जो यूज हुई है, ठीक है, जिसका प्रयोग हुआ है, वो उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के जो वातावरण है, क्योंकि देखिए जो जैसे मान लीजिए ये हीट एनर्जी है, ठीक है, और जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो क्या है?
मोमबत्ती जली, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और जो है ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। लेकिन फिर वो प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का जो पूरी एनर्जी है वो कहाँ चली गई? वातावरण में चली गई। तो वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोग मतलब कि अब वहाँ वातावरण में जो चली गई है तो वहाँ पे उस रूप में क्षयित हो जाती है। एक तरह से देखा जाए अब वहाँ पे उस एनर्जी का कोई यूज़ तो नहीं होगा ना, ठीक है, तो उसका क्षय हो गया। ठीक, अतः कार्य करने के लिए जिस जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं वह उपभुक्त हो जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है सिंपल कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन वो एनर्जी जो हम किसी काम को करने में यूज़ कर रहे हैं वो अगर एक बार यूज़ हो जाती है तो हम उसको पुनः यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि मोमबत्ती एक बार जल गई, हमें मोम तो मिल जाएगा। मान लीजिए हम थ्रेड भी कहीं से हम ले लें, या थ्रेड तो नहीं मिलेगा जो बीच में जलती है, ठीक है, तो उसकी राख तो मिल जाएगी ना। लेकिन जो एनर्जी, जो जो कैंडल जब जल रही थी तो रासायनिक ऊर्जा जो उसके अंदर ऊर्जा थी वो जब कन्वर्ट हुई तो वो जो ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई तो वो वापस से हमको वो प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा नहीं मिल जाएगी कि अब वापस से हम चाहें कि वापस से वो मोमबत्ती पहले जैसी बन जाए, फिर से वो उसी में आ जाए। तो ये चीज़ नहीं, एक बार जो चीज़ यूज़ हो गई इसको पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता यहाँ पे। ठीक है, ये है ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत है वो क्या है। तब फिर किसी ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि भाई ऊर्जा का अब यहाँ पे हमें ये देख रहे हैं कि एक बेस्ट जो स्रोत है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हमको ऊर्जा मिल जाए, ठीक है, एक अच्छा स्रोत, वो क्या चीज़ है। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से हम एनर्जी को यूज़ करते हैं। जैसे रेलगाड़ियों को चलाने के लिए हम डीजल उपयोग करते हैं, सड़कों के लैंप को दीप्तिमान बनाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं, साइकिल से विद्यालय जाने के लिए हम पेशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अलग अलग काम को करने के लिए हम अलग अलग तरीके की जो एनर्जीज हैं उनका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखिए, जैसे प्रातःकाल सोकर उठने से विद्यालय पहुंचने तक आप जिन ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं उन्हें किसी चार रूप में सूची में बनाइए। मतलब एक सारणी बनाइए, एक सूची बनाइए, उसमें आप लिखिए कि आप किन किन सुबह उठने से लेकर के स्कूल जाने तक की किन किन ऊर्जाओं का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इन विभिन्न रूप की ऊर्जाओं को हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं ये भी लिखना है। साथ ही साथ ऊर्जा स्रोत, क्या हम इन्हें ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं ये हमें बताना है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा, विविध वैद्युत सांधित्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने के लिए या वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से ही हमें प्राप्त हुई हैं। जैसे हमें ये जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को उनके प्रयोज्य रूप में जो है प्राप्त करने के लिए ऐसा रूप जिस रूप में हम उसे यूज़ कर सकें, तो उसमें प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत का चयन किस प्रकार किया जाए। आखिर किस स्रोत से हमें जो है ऊर्जा मिले कि जिसका हम मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास ऐसा स्रोत हो कि जिससे हमको ऊर्जा मिले कि हम उससे फिर जो हमारे विद्युत संयंत्र हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, वो चल सकें। ठीक है, या फिर हमारे वाहन चल सकें। तो वाहन के लिए जो हमें डीजल मिल रहा है वो कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमें देखनी है। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप में उन विविध विकल्पों पर विचार कीजिए जो भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे पास होते हैं। ठीक है, जैसे हमको भोजन पकाना है तो जिन जिन चीज़ों से हम भोजन पका सकते हैं उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद किसी ईंधन को अच्छे ईंधन की श्रेणी में रखने का प्रयास करते समय आप किन मापदंडों पर विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ईंधनों की बात कर रहे हैं। तो अब ईंधन में कौन अच्छा ईंधन है इस पर ध्यान देने के लिए हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या तब आपकी पसंद भिन्न हो जाएगी जब आप वन में जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं। ये कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिनमें हमें अपनी पसंद बताना है कि वहाँ पे जीने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वन में अगर जीवन निर्वाह करना है तो वहाँ पे हमारे पास भोजन पकाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। किसी सुदूर पर्वतीय ग्राम या छोटे द्वीप पर जीवन निर्वाह अगर कर रहे हैं तो कैसे जो है हम करेंगे। ठीक है, नई दिल्ली में जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। 5 शताब्दी पहले जीवन निर्वाह करें यानी हम पास्ट में चले जाएं तो कैसे करेंगे। उपरोक्त प्रत्येक परिस्थिति में ईंधन की उपलब्धता की दृष्टि से किस प्रकार भिन्न थी। तो यहाँ पे यही चीज़ देख रही है कि ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं तो उनमें आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरीके की जो है परिस्थितियाँ होंगी, कि उनकी परिस्थितियों के आधार पर ही हम अपने भोजन पकाने या अपनी ज़रूरत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऊर्जा की अगर ऊर्जा प्राप्त करनी होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है,
अब है कि उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों को करने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्रोत अथवा ईंधन का चयन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कुछ अगर स्पेशल हमको काम करना है या कुछ कार्य करना है, तो हमारे पास अगर विशेष ऊर्जा स्रोत होगा या फिर ईंधन होगा, उसका चयन करने के लिए भी अनेक चीज़ें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए कि जो बेस्ट ईंधन है उसमें भी वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो हमारे लिए एक अच्छा ईंधन साबित हो। जैसे उदाहरण के लिए किसी ईंधन का चयन करते समय हमें स्वयं से इन प्रश्नों को पूछना चाहिए कि यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करता है। भाई हमारे पास ईंधन ऐसा होना चाहिए। अब हम कोई भी ईंधन हमारे पास है, उसको हम जला रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम खाना पकाना है, हम लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक है। अब लकड़ी भी कई तरीके की होती हैं। हमने ऐसी लकड़ी ली जो गीली हो, या जो मतलब कि थोड़ा सा या तो कुछ ऐसी हो जैसे जिसकी माचिस की तीली वगैरह बनती है, ठीक है। तो ऐसी जो लकड़ियों की वैरायटीज़ हैं, जिनका हम कुछ ऐसी लकड़ी हमारे पास हुई जिसको हमने जलाते ही भर में थोड़ी देर बाद जल गई वो, तो इतनी देर में तो खाना नहीं बन जाएगा। तो ये होता है कि पहली बात तो हमें ये देखना है कि दहन में कितनी ऊष्मा व्यक्त कर रहा है जो भी हम ईंधन ले रहे हैं या जो कुछ भी हमारे पास है मटेरियल, ठीक है। तो उसको हमें ये देखना है कि अगर हम उसे जलाएंगे तो कितनी ऊष्मा वो मुक्त करेगा। दूसरा, क्या ये अत्यधिक धुआं उत्पन्न कर रहा है? अगर बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न करेगा तो पॉल्यूशन हो जाएगा। क्या ये आसानी से उपलब्ध है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर वो महंगा होगा तो हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो वो आसानी से उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं, जब भी हम किसी ईंधन का यूज़ करेंगे तो हम इन प्रश्नों को ज़रूर पूछेंगे। फिर क्या आप ईंधन के विषय में 3 और प्रासंगिक प्रश्न सोच सकते हैं? अब यहाँ पे 3 हैं, इसके अलावा भी और कुछ अगर आपके दिमाग में मतलब कि कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, तो क्या आप जो है इसके बारे में भी और सोच करके एक अच्छी ईंधन का यहाँ पे चुनाव किया जा रहा है। जितने भी वर्गों के ईंधन आज उपलब्ध हैं, यदि हमें उनका चयन करना हो तो वे कौन से कारक हैं जो किसी विशेष कार्य यानी जैसे भोजन पकाना है उसके लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे चयन के विकल्पों को सीमित कर देते हैं? क्या जिस ईंधन का चयन किया गया है वह किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है? अब हमें मान लीजिए कि हमें जो है ईंधन जिनका हमने चुनाव किया है, जैसे मान लीजिए हम इस क्वेश्चन के बेस्ड हम ये सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पेट्रोल है, ठीक है, हमें खाना बनाना है, तो हमारे पास तो ईंधन अवेलेबल है, तो क्या हम पेट्रोल से खाना बना सकते हैं? पेट्रोल का काम सिर्फ गाड़ी में ही जो है ज़्यादा सुटेबल है अगर देखा जाए तो। अगर हमारे पास पेट्रोल है तो जो है पहली बात तो वो अफोर्डेबल भी नहीं है, इतना महंगा भी होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास पेट्रोल सिर्फ क्या है कि आग बढ़ाने के लिए, यानी हमारे पास अगर लकड़ी या कागज़ वगैरह है, खासकर लकड़ी, खाना बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो लकड़ी को जलाने में वो हेल्प कर सकता है, मिट्टी का तेल या पेट्रोल, ठीक है। अब यहीं पे ही मिट्टी का तेल ले लीजिए। मिट्टी के तेल से हम गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन हम पेट्रोल हमारा गाड़ी के लिए यूजेबल है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए जैसे हम सर्दियों में भोजन पकाने के लिए एक ईंधन तथा कमरे को गर्म करने के लिए कोई दूसरा ईंधन चुनेंगे। भोजन पकाना है तो हम एक ईंधन मतलब कोई और ईंधन, और अगर हमें जो है कमरे को गर्म रखना है तो दूसरा ईंधन चूज करेंगे। इस प्रकार अब हम ये कह सकते हैं कि एक उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? प्रति एकांक आयतन एवं प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। हर एकांक आयतन में या एकांक द्रव्यमान में वो अधिक कार्य करे, जितना उसका द्रव्यमान लिया गया है उससे अधिक वो काम करे, ठीक। दूसरा, सरलता से सुलभ हो, भाई इजीली हमको मिल जाए, अमाउंट भी कम हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर तीसरा, भंडारण या परिवहन में आसानी हो, यानी उसको हम मतलब रख भी सकें इजीली और उसको लाने ले जाने में भी इजी हो, ठीक। कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे वो चीज़ नहीं होती है कि जैसे अब कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जिनको धुआं ना निकले, ठीक है। तो अगर धुआं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बात नहीं की गई थी कि कमरे को गर्म करने के लिए दूसरे ईंधन, यानी कमरे को अगर गर्म हमें रखना है तो हम ऐसे धुएं का तो यूज़ करेंगे नहीं कि जिसमें से सॉरी ऐसे ईंधन का यूज़ करेंगे नहीं कि जिसमें से धुआं निकले, तो हम रह ही नहीं पाएंगे कमरे में, ठीक। तो ऐसे ही ईंधनों का चुनाव हम ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा की जो पारंपरिक स्रोत हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, ठीक है।
प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो इजीली प्रोवाइडेड था वो क्या था, लकड़ी था, ठीक है, ईंधन के रूप में। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन तथा बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। यानी पहले जो है कुछ ऐसे सीमित क्रियाकलाप थे जिनसे पवन और जो बहता जल है उसका भी उपयोग किया जाता था ऊर्जा के रूप में। क्या आप इनमें से कुछ उपयोग बता सकते हैं? ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। सबसे पहले जो जब कोयले का उपयोग होने लग गया तो उद्योग की जो औद्योगिक क्रांति थी उसको उसने संभव बना लिया। काफ़ी सारे उद्योग जो है क्षेत्र खुल गए, उद्योग खाने खुल गए, ठीक है, कारखाने। बढ़ते हुए उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी। अब जीवन जब उद्योग बढ़े तो चीज़ें हमारे पास जो है जो हमारे वर्क हैं उनको इजी करने वाली चीज़ें हमारे पास प्रोवाइडेड होने लग गई। इसके कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग में आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो गई। जब चीज़ें हमारे लिए इजी होने लग गई तो अब जाहिर सी बात है ऊर्जा की मांग भी वृद्धि, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, सबको ज़रूरत होगी। ऊर्जा की बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्मी ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम से की जाती थी। अधिकांश जो पूर्ति थी वो जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम से की जाती थी। लेकिन मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी में भी विकास किए गए। जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, जो प्रौद्योगिकी थी उसमें भी डेवलपमेंट किया गया, उसमें भी विकास किया गया। क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें थी जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला है या पेट्रोलियम है, ये भी हमारे पास सीमित अवस्था में है। ये मान लीजिए अगर जब से स्टार्टिंग हुई होगी इसको यूज़ करने की, तब तो चलिए बहुत ज़्यादा होगा, तो सब इसी पे ही निर्भर हो गए होंगे। लेकिन अब रिसेंट कंडीशन ऐसी है कि एक वक्त में ये ख़त्म हो जाने वाला है। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो कोई दोबारा नहीं मिलने वाला। जो है सालों में ये बन करके पूरा तैयार हुआ। तो प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया, परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं, ठीक है। अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। कुछ जगह जो इनके भंडार हैं वही खाली शेष है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। यानी हम इनको फिर से नहीं पुनः बना सकते, इनको फिर से बनने के लिए करोड़ों वर्ष का वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, इन्हें बचा करके रखने की आवश्यकता है, इतना अंधाधुंध ना उड़ाया जाए। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे। अगर जिस तरीके से पहले यूज़ किया जाता था उसी तरीके से अगर इसे अभी भी यूज़ किया गया तो क्या होगा कि ये जो भंडार है जो बस स्टोरेज है कभी भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई कि ये जो पेट्रोलियम है या जीवाश्म ईंधन है ये फिर भी कुछ सालों और बढ़ जाए, कुछ सालों तक और चल जाए, तो उसके लिए कुछ नए विकल्प खोजे गए ऊर्जा के। परंतु आज भी हम अपनी ऊर्जा की, आगे चलने से पहले यहाँ पे एक चार्ट है, पाई चार्ट, इसे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था वो कोयला यूज़ किया जाता था। प्राचीन जो मतलब एक औद्योगिक क्रांति जो स्टार्ट की ना वो कोयले ने की। उसके बाद फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हैं। फिर उसके बाद जल हुआ, जल का भी काफ़ी अच्छा पोर्शन है। फिर नाभिकीय ऊर्जा का यूज़, उसके बाद पवन ऊर्जा का यूज़, ठीक है। तो ये है कि भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको ये पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। तो आज भी हम अपनी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकता की जो पूर्ति है उसके लिए जीवाश्म ईंधन पर ही कुछ निर्भरता बनाए हुए हैं। जीवाश्म ईंधन है उन्हीं पर ही हम निर्भरता आज भी बनाए हुए हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने की अन्य हानियाँ भी हैं। अच्छा, अब इनको हम यूज़ करके ईजिली हमारा काम तो हो जा रहा है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे हमने कक्षा 9 में कोयले तथा पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से होने वाले जो वायु प्रदूषण था उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था क्लास 9th में। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाला जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये जो जीवाश्म ईंधन है जब ये जलते हैं, ठीक है, क्या है कि ये जो जीवाश्म ईंधन है जब ये जलते हैं तो इनसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं और ये सारे ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यही किसका कारण बनेंगे? अम्लीय वर्षा का कारण बनेंगे, जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती हैं। वायु प्रदूषण की समस्या से के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं वायु प्रदूषण तो हो रहा है, अम्लीय वर्षा तो एक बहुत बड़ा कारण तो है ही हानि का। इसके साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत बड़ा जो है रोल प्ले
करती है गैस की ग्रीन हाउस जो पौधघर प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी। और प्रेजेंट टाइम का जो सबसे बड़ा संकट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है, ठीक है, जो कि वही ग्लोबल वार्मिंग का जो है अब ये रीज़न बन रहा है। तो इस पर विचार कीजिए, यहाँ पे कुछ बात कही गई है, यदि हमें विद्युत आपूर्ति ना मिले तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। अगर हमें सही तरीके से विद्युत ना प्रोवाइड हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना हो, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता उस देश के विकास के माप का एक प्रचाल है। उस देश की डेवलपमेंट जो है इसी पर ही निर्भर करती है। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो जो देश है वो उसकी डेवलपमेंट की श्रेणी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जीवाश्म ईंधन जो है उनके जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है, जब इनको जलाया जाता है तो इनके कारण जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उनकी कुछ सीमाओं तक ये दहन प्रक्रम, अगर हम इनकी जो जलने की जो प्रोसेस है उसमें अगर हम किसी भी तरीके की दक्षता या कुछ जो है मतलब कुछ चेंजेस करके कि उनको हम अच्छा करें और उनकी दक्षता, उनकी जो एक प्योरिटी है या फिर वो चीज़ जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने की कुछ रीजंस खोज करके, तो इससे क्या होगा, हम प्रदूषण को कुछ हद तक के, हम कुछ सीमा तक के उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं या राख हैं उनको वातावरण में पलायन को हम कम करने की विविध तकनीकों द्वारा इनको घटाया जा सकता है। तो ये हानिकारक गैसों और राखों को भी कंट्रोल किया जा सकता है कुछ तकनीकों का यूज़ करके। क्या आप ये जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन का जो गैस स्टोव है यानी चूल्हे हैं, ठीक है, तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी ये जो जीवाश्म ईंधन है इसका बहुत बड़ा रोल है। एक तो जो गैस स्टोव है, ठीक है, एलपीजी भी तो हमारी जो है जीवाश्म ईंधन के ही अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो जो गैस स्टोव यानी चूल्हे वगैरह हैं उनमें भी इसका यूज़ हो रहा है, वाहनों में भी प्रत्यक्ष रूप से इसका यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा विद्युत उत्पन्न कुछ जगहों पे तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इनका ऐसा ईंधन के रूप में यूज़ होता है। तो अब हम एक छोटा सा संयंत्र बना करके इससे कुछ विद्युत उत्पन्न करें और ये देखें कि ऊर्जा की इस सरल एवं उपयोगी रूप को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना होगा। अब ये जो ऊर्जा का एक सरल और उपयोगी रूप है, इसका अगर हम उत्पन्न करेंगे तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हम विद्युत उत्पन्न करके देखते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप में देखिए, एक टेबल टेनिस की बॉल लीजिए और इसमें 3 झिर्रियाँ बनाइए। धातु की चादर से अर्धवृत्ताकार पंखुड़ियाँ काटिए और इसे बॉल की झारियों में लगाइए। धातु का एक सीधा तार लेकर के इसे बॉल के केंद्र से होकर के गुजारिए तथा तार को धुरी की भांति, जो बीच में सेंटर नहीं है, उसकी भांति प्रयोग करके बॉल को कीलकित कीजिए, ठीक है। जैसे बॉल को मतलब ऐसे इस तरीके से इसको लगाए कि बॉल उसमें नाच सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि बॉल धुरी पर मुक्त रूप से घूर्णन कर रही है, ठीक है। अब इसके साथ कोई साइकिल डायनमो जोड़ दीजिए। एक ऐसा डायनमो है जिसको उसके साथ जो है कनेक्ट करके हम जोड़ देंगे। उसके बाद अब ये जो डायनमो है उसके साथ एक टॉर्च बल्ब संयोजित करिए। अब उस डायनमो से हम एक टॉर्च बल्ब यूज़ करें क्योंकि हम मेनली एक जो है एक ऐसा संयंत्र बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, टॉर्च बल्ब संयोजित कर लेना है, उसके साथ जोड़ देना है। फिर पंखुड़ियों पर जल की धारा तथा दाब कुकर में उत्पन्न भाप डालिए। अब जी जो पंखे हम लोगों ने जो बॉल पे लगा रखा था, अब उस पर या तो हम पानी बहुत तेज़ी से फोर्सफुली हो करके फोर्स से डालें या फिर हम क्या करें कि उसमें जो प्रेशर से जो भाप निकलती है कुकर से वो डालें। तो इन दोनों की जो स्पीड होगी वो काफ़ी तेज़ रहेगी। तो फिर उसके बाद क्या है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये हमारा टरबाइन तैयार हो गया है, ठीक है। सरलतम टरबाइनों का गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन है। ये गतिशील भाग जो है वो कौन सा है, रोटर ब्लेड संयोजन है। गतिशील तरल ब्लेडों यानी पंखुड़ियों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है, ठीक है। तो ये मेन जो हमारा जो संयोजन वाला है ना, बॉल वाला जिसमें पंखियाँ लगी हुई हैं, तो वही मेन पोर्शन है जिसको रोटर ब्लेड के कहा गया है। तो अब ये रोटर को ऊर्जा प्रदान करेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि गतिशील तरल, अब बहता हुआ पानी, वो ब्लेड जो पंखुड़ियाँ हैं उन पर हमने डाला उसको घुमाने के लिए, ठीक है। तो उसको घुमाने के लिए वो जो है इस पर कार्य कर रहा है।
तो रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये जो जब जैसे ही जैसे घूमेगा वैसे ही जो है जो रोटर है उसको ऊर्जा प्रदान करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देनी होती है ताकि वह यांत्रिक ऊर्जा को, जैसे ही क्या होगा कि जैसे वो मूव करेगा, उसके मूव करने के बाद जो डायनमोस में लगा हुआ है वो भी मूव करने लग जाएगा। वो जैसे ही मूव करेगा तो उसमें डायनमो का भी जो है वो मतलब कि जो यांत्रिक ऊर्जा एक तरीके से यूज़ हो रही है उसको वो कन्वर्ट कर देगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो यही यांत्रिक ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है और उसके लिए डायनमो के शाफ्ट को घुमा दें। मतलब अब यही है ना, यांत्रिक ऊर्जा तो प्रोड्यूस हो ही रही है उस चक्रे से, लेकिन फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो है उससे जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने डायनेमो लगा रखा है। डायनेमो फौरन से क्या करेगा, उस डायनेमिक वो सॉरी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। तो डायनेमो का शाफ्ट जैसे ही घूमेगा वो तुरंत जो है विद्युत ऊर्जा में से कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊर्जा का वह रूप है जो आज के परिदृश्य में एक आवश्यकता बन गई है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट बन गया हमारी लाइफ का। डायनमो के शाफ्ट को घुमाने के विविध ढंग हो सकते हैं। अब ये जो डायनमो का ये जो शाफ्ट दिखाया गया है, ये जो डायनमो बन करके तैयार हुआ है, इसको घुमाने के कई सर ये तो वो है ना, ये बॉल वाला जो रोटर एक तरीके से कहें वो है ये। ठीक है, डायनमो के अंदर जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि डायनमो को घुमाने के लिए शाफ्ट को घुमाने के विविध ढंग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम इसे घुमा सकते हैं, परंतु किस ढंग से अपनाया जाए कि यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो मतलब कि इसको घुमाने के लिए हमारे पास जो भी चीज़ें ईजिली अवेलेबल होंगी तो उसी के आधार पर हम उसको घुमा सकते हैं, तो अपने तरीके हम चेंज कर सकते हैं। निम्नलिखित अनुभागों में हम ये देखेंगे कि टरबाइन को घुमा करके विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के विविध स्रोतों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। अब ये जो टरबाइन है, अगर हम उसको घुमाना चाहें तो उसको घुमाने के लिए हम उसको घुमा करके हम विद्युत उत्पन्न करेंगे, तो उसके लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का किस प्रकार उपयुक्त किया जा सकता है। ऊर्जा के अब अलग अलग जो स्रोत हैं, अब ये जो जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर लेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि किस लेवल में किस मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो वही चीज़ें हमने जो पूरा एक्सपेरिमेंट बना रखा था कि टेबल टेनिस की बॉल में जो धातु की पंखुड़ियाँ लगा रखी थी, तो वो ये एक पूरा हमारा रोटर जो ब्लेड है वो एक पूरा बन करके तैयार हो गया। और दाब कुकर था, उससे हमने प्रेशर डाला, हम यहाँ पे पानी भी डाल सकते थे, तो प्रेशर डाला, प्रेशर इतनी तेज़ से था कि पंखुड़ियाँ घूम गई। ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये जब घूमी तो इनसे जो कनेक्टेड डायनमो था, डायनमो ये यांत्रिक ऊर्जा कंटिन्यू ये यांत्रिक ऊर्जा मतलब प्राप्त होने लग गई। ठीक है, अब ये जो इससे कनेक्टेड जो डायनमो है, डायनमो भी इसी के थ्रू जो है वो जो शाफ्ट के थ्रू ये जैसे ही घूमा, इसने क्या किया, इसने ये यांत्रिक ऊर्जा तो है उसको कन्वर्ट कर दी, क्योंकि ये कन्वर्जन का ही मेनली काम करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका उस विद्युत ऊर्जा का यूज़ हम या तो बल्ब जलाएं या जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र के थ्रू कैसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है। जो विद्युत संयंत्र होते हैं जो टरबाइनों को घुमाते हैं, यही जो भाप होती है ये क्या करती है, टरबाइन को घुमा करके विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। अगर जैसे एक समान इक्वल डिस्टेंस में अगर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो उनके लिए, तो यहाँ पे इस लाइन को फिर से देखिएगा कि समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में, कोयले और पेट्रोलियम के थ्रू जो है यहाँ पे परिवहन किया जाता है उसकी तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि विद्युत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। विद्युत से जो तापीय विद्युत संयंत्र हैं, ठीक है, वो कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या है कि अब जैसे अलग अलग हम कोयले या पेट्रोलियम को यूज़ करके फिर उसको परिवहन में हम यूज़ करें, तो उससे ज़्यादा बेटर क्या है, विद्युत का संचरण किया जाए। तो विद्युत का संचरण करने के लिए हम ज़्यादा बेटर हमारे लिए यही होगा कि हम वही जो कोयला या जो है मतलब हमारे पास जो ईंधन है,
ठीक है, कोयला या तेल के फॉर्म में, उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर लें। अब उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है हम परिवहन में यूज़ कर लें, ठीक है, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वो ऐसे ही इसी तरीके से जो तापीय जो संयंत्र हैं उनकी सहायता से हम ये जो रासायनिक हमारे पास तेल है या कोयला वगैरह है, तो इनका यूज़ करके हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। अब जल विद्युत संयंत्र क्या होते हैं? ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा तथा इसकी किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा। बहते जल की गतिज ऊर्जा और ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, ये एक अन्य पारंपरिक स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में गिरते जल, जो मान लीजिए कहीं ऊंचाई से जो है जल नीचे गिर रहा है और नीचे क्या रखा हुआ है, कोई जो है टरबाइन वगैरह कुछ रखा हुआ है, ठीक है, विद्युत संयंत्र नीचे रखे हुए हैं। तो जब विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है, तो क्या क्या गिरते हुए जो जल होता है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंध किया जाता है। इसी वजह से जो जल विद्युत संयंत्र हैं उनको बांध के द्वारा जो है बड़े बड़े डैम्स जो नहीं बनाए जाते हैं उनके द्वारा उसको जो है जोड़ दिया जाता है। पिछली शताब्दी में सारे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं, पिछली शताब्दी में, ठीक है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं भारत में हमारी ऊर्जा की मांग की चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा होती है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक मतलब एग्जाम्स की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में हमारी ऊर्जा की जो मांग है उसका चौथाई भाग जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है, ठीक है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर के बड़े जलाशय यानी कृत्रिम जो झील हैं उनमें जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। तो बहाव रोक दिया जाता है नदियों का और बड़े बड़े बांधों की तरफ उसको रवाना कर दिया जाता है और फिर उसके बाद ऊंचे ऊंचे जो डैम्स हैं उनको बनाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह है जल विद्युत संयंत्र की व्यवस्था। क्या किया गया है देखिएगा, यहाँ पे जल को इकट्ठा किया गया है, ठीक है, ये जल कपाट है, यहाँ पे इसको रोक रखा है ना, इससे बंद करके रखा हुआ है। अब जो जल को यहाँ पे, क्योंकि हमें टरबाइन को अगर हमें घुमाना है तो हमें पानी बहुत तेज़ी से फेंकना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने रोक रखा है। जैसे ही हम इसका जो द्वार है जैसे ही ओपन करेंगे बहुत तेज़ी से पानी यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो जनित्र है हमारे पास, जो जनरेटर लगा हुआ है उसका टरबाइन नीचे है पानी के पास जहाँ पे फ्लो है वहाँ पे घूमा हुआ पानी जैसे ही इधर से जाएगा इसको बहुत तेज़ी से इसको घुमाएगा। तो टरबाइन जितना तेज़ी से घूमेगा और कंटिन्यू ये घूमता रहेगा तो वही जो है ये जैसे ही घूमेगा वैसे ये जो जनित्र है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और पावर हाउस के द्वारा पावर लाइन में ये विद्युत ऊर्जा भेज दी जाएगी, ठीक है। फिर वापस ये पानी कहाँ चला जाएगा, नदी में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका काम किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए जलाशयों में जल संचित होता रहता है जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। जब उसमें जल निकलने की तो कोई जगह है नहीं, तो जब जल है वो उसका जो है ज़्यादा लेवल हो जाता है तो वो ऊंचा हो जाता है इसका तल। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। अब यही जो जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, बांध के ऊपरी भाग से पाइपों के द्वारा, ऊपरी भाग जो होगा उससे पाइपों के द्वारा बांध के आधार के पास एकदम पाइप के द्वारा एकदम नीचे की तरफ ढलान में स्थापित जो टरबाइन के जो ब्लेड हैं उनको मुक्त रूप से उन ब्लेडों पर पानी को बहुत तेज़ी से काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा जो उसमें जो जनरेटर लगा होता है उसके द्वारा वो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चूँकि हर जगह जब भी वर्षा होती है जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। ये कैसी है, जल विद्युत ऊर्जा कैसी है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, इसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें जीवाश्म ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जल विद्युत स्रोत के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती है, ठीक है। परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। अब इतने बड़े बड़े डैम्स तो बना दिए गए लेकिन प्रॉब्लम भी काफ़ी है। जैसे बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है, हर जगह नहीं किया जा सकता है, तथा इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि डैम्स की वजह से भूकंप, ठीक है, सुनामी, इन दोनों का भी बड़ा खतरा रहता है। तो इसी वजह से जिस जगह बांध बने होते हैं उनके निर्माण से जो कृषि योग्य भूमि होती है, अब जाहिर सी बात है वहाँ बाढ़ अगर आ गई तो जो भूमि है वो भी डूब जाएगी और मनुष्य के जो घर वगैरह हैं वो भी डूब जाएंगे, तो इससे क्या होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे।
तो बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं, जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं। तो ये सारे जो पेड़ पौधे वनस्पति जल आदि जल में जो डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं। वहाँ पे तो जल में डूब जाते हैं, वहाँ से पानी निकलने के लिए प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या होगा, अवायवीय वहाँ वायु तो पहुँचेगी नहीं, तो वो धीरे धीरे फिर सड़ने लग जाएंगे। अब सड़ने लगेंगे तो विघटित होकर के विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन गैस। फिर उसके बाद क्या होता है, बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, बांधों का निर्माण तो हुआ क्योंकि उसके लिए जो डैम जो बनाए गए हैं उनके लिए जगह भी चाहिए, तो बांधों के निर्माण तो विस्थापित किया गया, तो उससे क्या हुआ, जो लोग थे वो वहाँ पे रह रहे होंगे तो उनको हटाया गया होगा, तभी तो डैम बने होंगे। क्योंकि डैम जिस जगह बने होते हैं उससे काफ़ी दूरी तक के जो है मतलब कि यही रहता है कि लोगों का वास ना हो, तो उनका पुनर्वास जो होता है उसकी भी समस्या हो जाती है। भाई उनको जो है वहाँ से मतलब हटाया जाता है, वो कहाँ जा कर के रहें। जैसे गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजनाओं का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण हुआ था। वहाँ पर आस पड़ोस में जो लोग रह रहे थे, अब उनकी जो है काफ़ी समस्याएं आ गई थी, उन लोगों के जो है निवास स्थान था उसको लेकर के भी कई सारी चीज़ें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डैम से फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान भी हैं, मतलब नुकसान भी हैं। ठीक है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, जो यहाँ पे प्रौद्योगिकी है उसमें क्या क्या सुधार किए जाएं उसमें देखिए। जैसे सबसे पहले आता है जैव मात्रा यानी बायोमास। हम ये वर्णन कर चुके हैं कि प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। यदि हम यह सुनिश्चित कर लें कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते रहेंगे तो जलाने के लिए लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। ठीक है, लगातार अगर हम पेड़ लगाते रहें। ईंधन के रूप में उपलों की दहन से आप भली भांति परिचित हैं, जो उपले जो बनाए जाते हैं गोबर वगैरह से। ठीक है, तो ये भी एज आ ईंधन के रूप में भी इनका भी यूज़ किया जाता है। जब इनका जब दहन किया जाता है तो आप अच्छी तरीके से इससे परिचित हैं। भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है। चूँकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद हैं, अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवों से हमें प्राप्त हो रहा है ना, तो इसलिए। परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं। इन ईंधनों से ऊष्मा प्राप्त होती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं प्राप्त होती है, तो इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं भी निकलता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। तो जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है और इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यानी कि प्रौद्योगिकी का सहारा ले करके हम अगर लकड़ी या फिर उपलों का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उनसे होने वाली जो हानियाँ हैं उन्हें भी हम रोक सकते हैं। और दूसरी बात कि उनसे जो हमें ऊष्मा की मात्रा कम प्राप्त हो रही है उससे हम अधिक मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद देखिए, इसी प्रकार गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट और सब्जियों के जो अवशिष्ट हैं, जैसे मतलब कि अब यहाँ पे चाहे गोबर ले लीजिए, फसलों के कटने के बाद जो अवशिष्ट बचते हैं उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, वो ले लीजिए। सब्जियों के अवशिष्ट जैसे विविध जैसे पादप हैं, जैसे हम लोग के घरों से ही सब्जियों के छिलके निकलते रहते हैं। और इसी के साथ ही वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस, जिसे हम जैव गैस कहते हैं, वो निकलती है। चूँकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है। तो वही चीज़ है कि चूंकि इस गैस को बनाने के लिए उपयोग होने वाला जो शुरुआती जो पदार्थ है वो गोबर है, इस वजह से इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसे हम करदम यानी स्लरी कहते हैं, वो बनाया जाता है, जहाँ से इसे संपाचित्र डाइजेस्टर जो होता है उसमें डाल देते हैं। डायग्राम भी देखते जाएं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, इसमें ये है, यहाँ पे गोबर गैस इससे जो है बनाई जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो यहाँ पे करदम, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये ईंटे की बनी हुई गुंबद जैसी एक संरचना है पूरी।
ठीक है। और इसमें गैस अगर हमें बनाना है तो गोबर और जल का एक गाढ़ा घोल बना करके कर्दम यानी स्लरी जो है यहाँ से बना करके यहाँ से डालेंगे। ठीक है, तो ये बना लेते हैं। उसके बाद अब इसको कहाँ से, यहाँ से जब डाला जाएगा तो इसको इकट्ठा कहाँ किया जाएगा, डाइजेस्टर। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, डाइजेस्टर है ये वाला। ठीक है, इसमें डाल देते हैं। संपाचित्र यानी डाइजेस्टर चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है ये। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इस तरीके से बंद होता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। अब इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, ठीक है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वो इस गोबर में उपस्थित जो पदार्थ हैं उनका अपघटन कर देते हैं, यौगिकों का। अपघटन प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपघटन जो प्रक्रम पूरा हो रहा होगा उसमें गैसेस कुछ रिलीज हो रही होंगी, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लग जाते हैं। गैसें उत्पन्न तो होती हैं लेकिन इनमें कुछ दिन लगते हैं। जैव गैस को संपाचित्र यानी डाइजेस्टर के ऊपर बनी एक गैस टंकी, यहाँ पे देखिए एक गैस टंकी बनी हुई है। ठीक है, उसमें संचित कर लिया जाता है गैस को। जैव गैस को गैस टंकी के से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ से इसको गैस को बाहर निकाल करके जहाँ पे भी इकट्ठा करना होता है वहाँ पे कर लिया जाता है। ठीक है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक के मीथेन गैस होती हैं, धुआं उत्पन्न किए बिना जो कि जलती है। मीथेन गैस जो होती है ये धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल, कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसी कोई अपशिष्ट शेष भी नहीं बचता है। जैसे ये सब जो है वो जब जलते हैं तो राख भी बच जाती है, दूसरा धुआं भी होता है, और लेकिन जैव गैस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसकी तापन क्षमता उच्च होती है और इसकी साथ ही साथ तापन क्षमता भी अधिक होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। प्रकाश का जो स्रोत है, क्योंकि इसके थ्रू हम जो प्रकाश का स्रोत अगर उत्पन्न किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है हम इसके थ्रू जो है, जब इसमें मीथेन गैस है जब वो जलेगी तो वो प्रकाश उत्पन्न करके जलती है ना, तो इसके लिए भी किया जा सकता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची जो स्लरी है, जो यहाँ पे वही कर्दम जो है, उसको समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते रहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से बाहर निकालते रहते हैं। स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये जो स्लरी होती है, जो है कर्दम जो होती है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये प्रचुर मात्रा में होता है। तो जाहिर सी बात है इसका यूज़ किस में किया जाएगा, उत्तम खाद के रूप में किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जैव अवशिष्टों का व वाहित मल के उपयोग, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें इस प्रकार जैव अवशिष्टों व वाहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने में हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है और इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है। तो उत्तम खाद भी, ऊर्जा का मतलब एक बढ़िया अच्छा वाला स्रोत भी मिलता है, उत्तम खाद भी मिलती है और साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये हम भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आप भी ये सोच सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे पवन ऊर्जा। कक्षा 9 में हमने ये देखा था कि किस प्रकार सूर्य के विकर्णों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने में किया जा सकता है। अब यही जो गतिज ऊर्जा है इसका यूज भी किया जा सकता है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को करने में होता रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए किसी पवन चक्की के द्वारा प्रचालित जल पंप यानी पानी को ऊपर उठाने वाले जो पंप होते हैं, उनमें पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णन जो गति है उसका उपयोग कुएं से जल खींचने के लिए होता है। ठीक है, आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है, एक बड़े से पंखे के समान होती है, जिसे किसी दृढ़ आधार में कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। आप यहाँ पे ऊपर पिक्चर देख सकते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है हर जगह हम लोगों ने टरबाइन का ही यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे जो पवन चक्की की जो घूर्णी गति है, ये इसका यूज़ किस में किया जा रहा है, इसकी सहायता से टरबाइन जो है उसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो टरबाइन है किसी एकल पवन चक्की का निर्गत अर्थात उत्पन्न विद्युत बहुत कम होता है। अगर हम कहें कि एक पवन चक्की से विद्युत उत्पन्न अधिक मात्रा में की जा सके तो ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो
एकल पवन चक्की से उतनी ऊर्जा नहीं प्राप्त की जा सकती जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता है। तो इसके लिए अतः किसी विशाल क्षेत्र में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र को हम पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। तो व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर युग्मित कर दिया जाता है, सब आपस में जोड़ दी जाती हैं, मतलब कि इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिसके फलस्वरूप प्राप्त जो नेट ऊर्जा होती है वो सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। ठीक है। और फिर अब यहाँ पे देखिएगा, क्या आप जानते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क जो है उसको पवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जीएस के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डेनमार्क है उसको पवनों का देश कहा जाता है। देश की 25% से अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी में भी इस देश में अग्रणी है। अगर जर्मनी देखें तो वो भी इस देश में ये भी जो है इस क्षेत्र में पवन चक्की वाला, पवन से जो ऊर्जा प्राप्त की जा रही है उसमें आगे हैं। जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान है। ये जीएस के रूप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। ठीक है। अदर एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो और बनते भी हैं। ठीक है। विद्युत उत्पादन करने के लिए जो भारत देश है वो 5वां स्थान रखता है। यदि हम पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो अनुमानों के अनुसार लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे पवन ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय, हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा ये भी है। ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करता है ना हवा के चलने पर, तो अब उस ये चीज़ तो हमेशा ही हवा चलती रहेगी, तो इसलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा है। और इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बार बार जो है धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु पवन ऊर्जा की उपयोग करने की बहुत सी सीमाएं भी हैं। पहली सीमा यह है कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष में अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है, क्योंकि पवन चक्की के लिए पवन का होना ज़रूरी है। तो जिस जगह पवन बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं वहीं पे ही वहाँ पे ही ये लग सकती हैं, हर जगह नहीं। टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल, अब टरबाइन की जो आवश्यक चाल है, टरबाइन को घूमने के लिए जो एक वेलोसिटी, एक चाल जो चाहिए होगी, उसके लिए पवन की जो चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही ये कुछ यहाँ पे सीमाएं दी गई हैं। इसके साथ ही संचायक सेलों, जैसे कि कोई पूर्तिकर सुविधा भी, मतलब कि जो संचायक जो है विद्युत को स्टोर करने के लिए जो सेल यूज़ किए जा रहे हैं वो भी कोई पूर्तिकर सुविधा भी होनी चाहिए, जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके जब पवन नहीं चलती है। क्योंकि पवन चक्की को कंटिन्यू चलाए रखने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे सेल को भी जो ऊर्जा को स्टोर करके रखे रहें, उनका यूज़ किया जा सके, उतनी ही स्पीड में पवन चक्कियों को चला सके जितनी वो हवाओं से चल रही हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो है नहीं ना कि हमेशा पवन चलती रहे। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। ये भी एक सीमा है, एक बड़े से भूखंड की आवश्यकता होती है। एक मेगावाट की जनरेटर जो है उसके लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए होती है। 1 मेगावाट का अगर जनरेटर मतलब चलाना है तो उसके लिए पवन फार्म लगभग 2 हेक्टेयर भूमि का होना चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत अत्यधिक है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त पवन चक्कियों के दृढ़ आधार तथा पंखुड़ियाँ वायुमंडल में खुले होने के कारण अंधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं। अतः उनके लिए मतलब उच्च स्तर के रखरखाव की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ज़्यादा धन तो खर्च नहीं होता, लेकिन शुरुआत में जब इसका फार्म लगाया जाता है तब इसमें अत्यधिक जो है धन खर्चा करना होता है। दूसरा इसकी रिपेयरिंग में खर्चा करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत तो हो गया, आप गैर परंपरागत की बात करें। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में जो उन्नति होती जा रही है तो हमारी जो ऊर्जा की मांग है वो भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही है। हमारी जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। हम अपने कार्यों को करने के लिए अत्यधिक मशीनों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण से हमारा जीवन स्तर उन्नत हो रहा है, हमारी मूल आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है, हमारी नीड भी बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे क्रियाकलाप में देखिए, जैसे आपने मतलब अपने दादा दादी तथा अन्य जो
वृद्ध लोग हैं उनसे ये पता लगाइए कि अपने विद्यालय में वो कैसे जाते थे। दूसरा, अपने बचपन में दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे, मनोरंजन कैसे करते थे। तो ये आप क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके समय में किस तरीके से ऊर्जा का यूज़ होता था और जो है अब प्रेजेंट टाइम में कैसे हो रहा है। उपरोक्त उत्तरों की तुलना इस प्रश्न के उत्तरों से कीजिए कि अब आप इन कार्यों को कैसे करते हैं। क्या इन उत्तरों में कोई अंतर है? यदि हाँ, तो किस स्थिति में बाह्य स्रोत से अधिक ऊर्जा उपभुक्त हुई। तो ये सारे प्रश्न हम जब ये क्रियाकलाप करेंगे तभी हमको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हम तुलना करके इसे पता कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की भी आवश्यकता होती है। अब हम उपलब्ध एवं ज्ञात ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं, ठीक है, तथा ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते हैं। जिस किसी भी ऊर्जा के नए स्रोत को हम खोजते हैं उसी के उपयोग को मस्तिष्क में रख करके विशिष्ट युक्तियाँ विकसित की जाती हैं। अब जैसे जैसे हमको ऊर्जा के स्रोत हमको प्राप्त हुए और जितनी हमें उससे उस मात्रा में जो है हमको ऊर्जा मिल रही है तो उसी के आधार पर फिर जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बनने लग जाते हैं। अब हम ऊर्जा के उन नवीनतम स्रोतों पर जिनका हम उपयोग करना चाहते हैं तथा उस प्रौद्योगिकी की ओर जिसे इन स्रोतों से संचित ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है अपनी दृष्टि में डालेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात है जिस पर विचार करना है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि हम अपने पूर्वजों की भांति जीवन यापन करना आरंभ कर दें तो इससे हमारे ऊर्जा स्रोत तथा हमारी परितंत्र संरक्षित रहेंगे। आपके विचार में क्या ये धारणा उचित है? तो इसका उत्तर दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा में देखिएगा सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है तथा इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक की ऊर्जा विकिरित करता रहेगा, ठीक है। ये एक अनुमान लगाया गया है। सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों पर पहुंच पाता है, वह छोटा सा भाग। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है और शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंच पाता है। तो लगभग कुछ लघु मात्रा में ही सूर्य के प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी पर इसके जो है सूर्य का जो विकिरण है वो पहुंच पाता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, क्या आप जानते हैं कि भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब ज़्यादातर दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। लगाए गए अनुमानों के अनुसार हमारा देश प्रति वर्ष तो यहाँ पे देखिएगा 5 अरब करोड़ किलोवाट घंटा अर्थात 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है भारत, ठीक है। स्वच्छ आकाश, बादल रहित की स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिणाम 4 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के बीच होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की जो परिरेखा है उस पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली जो सौर ऊर्जा है उसको सौर स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, प्रति एकांक समय में। जबकि इस क्षेत्र को सूर्य के से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उस पर माना गया है। अनुमानता इसका अनुमान ये लगाया गया कि इसका जो सन्निकट मान है 1.4 किलो जूल प्रति सेकेंड प्रति वर्ग अथवा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। ये एक अनुमान लगाया गया है, ठीक है। इस मतलब करीब करीब जो ये मान है कि प्रति सेकंड इतनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप में देखिए 2 शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए और इनमें एक को काला दूसरे को सफ़ेद पेंट करिए, दोनों में जल भर दीजिए। हमें यहाँ पे सौर ऊर्जा का जो है अनुमान लगाना है। अब इन शंक्वाकार फ्लास्कों को 1-1.5 घंटे तक सीधे धूप में रखिए। दोनों फ्लास्क को स्पर्श कीजिए और इनमें से कौन तप्त है ये पता लगाइए। अब इन दोनों फ्लास्कों के जल के तापमापी द्वारा जो तापमापी है, ठीक है, थर्मामीटर के द्वारा आप इसको जो है जल का जो तापमापी है उसके द्वारा आप इसको माप सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा उपाय सोच सकते हैं जिसके द्वारा इस ज्ञान का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकें? तो बिल्कुल, तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे सौर कुकर का यूज़ करेंगे। सर्वसम परिस्थितियों में परावर्तक पृष्ठ अथवा श्वेत यानी सफ़ेद पृष्ठ की तुलना में जो काला पृष्ठ होता है वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। और जो ये सौर कुकर होते हैं तथा सौर जल तापक, ठीक है, उनकी कार्यविधि भी इसी गुण का उपयोग मतलब इसकी कार्यविधि में ही यही जो गुण है इसका उपयोग किया जाता है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का भी उपयोग किया जाता है। फोकस की डायरेक्ट जो है जिस जगह जो चीज़ हमें पकानी है उस पर ही पड़े, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मतलब कि मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे इनका ताप और उच्च हो जाता है। और कुकरों में कांच की जो शीट होती है उसका ढक्कन होता है। कांच की शीट जो है वो
शीट का ढक्कन होता है। यदि याद कीजिए कि जैसे पौध घर प्रभाव के विषय में हमने क्या सीखा था, क्या इससे कांच के ढक्कन को उपयोग करने का कारण स्पष्ट होता है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो आती है, भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट में यही तो होता है कि जो सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो विकिरण आ रही है उसको वो आ तो जाती है, लेकिन जितनी मात्रा में आती है उतनी मात्रा में वापस नहीं जा पाती है। ठीक है, तो यही तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। तो वही है, सौर कुकर के लिए भी दर्पण के बारे में यही बात कही गई। तो अब यहाँ पे देखिए, इस क्रियाकलाप में देखिए, किसी सौर कुकर अथवा सौर जल तापक की संरचना तथा कार्य प्रणाली का विशेषकर इस दृष्टि से अध्ययन कीजिए कि उसमें ऊष्मारोधन कैसे किया जा सके तथा अधिकतम ऊष्मा अवशोषण कैसे सुनिश्चित किया जाए। मेनली तो हमें ये जो सौर कुकर या सौर जल तापक हमें अगर बनाना है तो इसमें हमने यही देखना है कि उसमें ऊष्मा का अवशोषण कितनी मात्रा में या कैसे हो सकता है, उसी पर ही मेनली ध्यान देना है। सस्ती सुलभ सामग्री का उपयोग करके किसी सौर कुकर या सौर जल तापक का डिज़ाइन बना करके उसकी संरचना कीजिए, उसकी संरचना बनाने की कोशिश कीजिए और ये जांच करिए कि आपके इस निकाय में अधिकतम ताप कितना प्राप्त किया जा सकता है। सौर कुकर अथवा सौर जल तापकों के उपयोग की सीमाएं एवं विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा क्रियाकलाप। अब आगे देखिए, यह सरलता से देखा जा सकता है कि ये युक्तियां दिन के कुछ निश्चित समय पर ही उपयोगी होती हैं। जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग की इस सीमा पर सौर सेलों का उपयोग करके पार पाया जा सकता है। कहने का मतलब है सौर ऊर्जा की ये जो चीज़ें हैं, इनका यूज़ करके हम सौर सेलों के आधार पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा की को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल से 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वॉट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। ठीक है, सौर पैनल में क्या होता है, बहुत सारे सौर सेल एक साथ जुड़े रहते हैं जिनसे व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत, जो मतलब कि हम इससे काफ़ी बड़े बड़े जो मतलब कि कोई स्कूल है, स्कूल में अगर हमें लाइटनिंग करनी है वो भी हम कर सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट में अगर करना है, मतलब बड़े पैमाने पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, सौर पैनल अगर लगा हुआ है। ठीक है, फिर देखिएगा, सौर सेलों के साथ संबंध प्रमुख लाभ ये भी है कि इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है। इसका रख रखाव सस्ता होता है, सौर सेलों की ये खासियत है, तथा ये बिना किसी फोकसन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। मतलब काफ़ी दूर या दूर जो जगहें हैं वहाँ पे भी हम इसको स्थापित कर सकते हैं। इन्हें ऐसे छितरे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहाँ शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। तो ये मतलब कि काफ़ी सस्ते भी हमें पड़ते हैं और इनका काफ़ी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि सौर सेल में किसका यूज़ किया जा रहा है, सिलिकॉन का, एक जो है सेमीकंडक्टर है, इसका उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। जो सौर सेल बनाने में जो सिलिकॉन यूज़ हो रहा है उसकी मात्रा कम है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेल को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर यानी चांदी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण लागत में वृद्धि हो जाती है। यानी अगर आप सौर सेल अगर लगवा रहे हैं तो आपको काफ़ी अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद लगाने पर तो काफ़ी अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जैसे रिपेयरिंग में या और सारी चीज़ों में उसमें थोड़ा सा राहत रहती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो उसके बाद देखिएगा कि मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्र हैं अथवा सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। तो लगभग आपको ज़्यादातर जो है सोर्स वाले जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। खासकर जो ट्रैफिक सिग्नल है, परिकलक हैं, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जो रोड लाइट्स हैं वो भी जो है मतलब उसमें भी सौर सेलों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो परिकलक हैं तथा विद्युत से खिलौने में सौर सेल लगे होते हैं। जो विद्युत से बहुत से खिलौने ऐसे हैं जिनमें भी सौर सेल लगे होते हैं, जिनका यूज़ हम लाइट मतलब कि जो है धूप में उसके द्वारा अपना स्टोर कर लेते हैं विद्युत को और फिर उसके बाद सूर्य के प्रकाश को फिर इसका यूज़ किया जाता है। तो सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिज़ाइन की गई आनत छतों पर, आनत छत मतलब जो ढलान में छतें होती हैं, ठीक है,
तो आना छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो सके। उसको तिरछा इसलिए भी रखा जाता है ताकि उसमें डायरेक्ट जो है सूर्य की किरणें पड़ सके, और जिस जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ मोस्टली। तथापि अत्यधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक के सीमित है। अब घर में इसका यूज़ कुछ बड़ी बड़ी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन घरों में इसका अभी भी सीमित है इसका यूज़। तो इस वजह से इसका जो है चीज़ें नहीं होती हैं। हालांकि इसमें क्योंकि इसकी लगवाई बहुत महंगी है, जाहिर है चांदी का यूज़ किया जा रहा है, सिल्वर का। ठीक है, समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त। अब समुद्री जो ऊर्जा है उस वो किस फॉर्म में प्राप्त होती है, तो वो है ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिएगा, घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। तो उस पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता और गिरता रहता है। यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं अथवा कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप ये प्रेक्षण कर सकें कि समुद्र में जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है, और इस परिघटना को ही हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा कैसे आता है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ज्वार भाटे में जल के स्तर को चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर में किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। एक छोटा सा क्षेत्र होता है, वहां पे बांध का निर्माण करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन जो है, जो कि बांध के द्वार पर लगे हुए हैं, वहां पर जो स्थापित टरबाइन है वो ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। और आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। जाहिर है जो इनका यूज समुद्र में किया जा रहा है, तो ये क्षेत्र जो होंगे वो क्या होंगे, सीमित होंगे। अब आती है तरंग ऊर्जा। इसी प्रकार समुद्र तट से निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जा सकता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवनें, जो पवन तरंगे हैं, ठीक है, वो उत्पन्न मतलब कि प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न करती हैं। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है। जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हों, तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमा करके विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। अब इसके अलावा है महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा का क्या रोल है, देखिएगा। समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ पर जल सूर्य के द्वारा तप्त हो जाता है। समुद्र और महासागर का जो ऊपर का जो सरफेस का जो जल होता है वो जो है तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, जबकि इनकी गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, जैसे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, जैसे ओटेक कहते हैं, ये विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये जो ओटेक है, ये विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई तक जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। यानी कि सरफेस पे जो जल का ताप है उससे 2 किलोमीटर की गहराई पे अगर जो है जल है उसका उसमें 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, तभी हम जो है तापीय ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसी वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है, और इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती हैं। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींच करके वाष्प को ठंडा करके, मतलब महासागर की जो गहराई से जो ठंडा जल है उसको पंप के द्वारा खींचा जाता है, वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। तो महासागरों की ऊर्जा की जो क्षमता है वो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है। ठीक है, महासागरों की ऊर्जा की जो क्षमता है वो इन सब के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, परंतु इसकी दक्षतापूर्वक व्यवहारिक दोहन में कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, अब आगे देखिए भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण, जो भूमि के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनके कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें, भूपर्पटी में गहराइयों पर जो तप्त क्षेत्र हैं उनमें जो पिघली चट्टानें हैं वो ऊपर ढकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को ही हम क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त जो स्थल हैं उनके संपर्क में जैसे ही आता है तो वो भाप उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। ठीक है, ये जो तप्त जल है उसको पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इस निकास मार्ग को ही हम गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी ये भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है जहाँ इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डाल करके, ये जो तप्त स्थल है वहाँ तक पाइप डाल करके इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है, और उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की जो टरबाइन है उसको घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं।
और इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक दृष्टि से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। ठीक है। न्यूजीलैंड, अब यहाँ पे ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधिकारिक कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे? न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है या थोरियम है, उसके नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। क्योंकि यहाँ पे विखंडन अभिक्रिया हो रही है, तो विखंडन अभिक्रिया में ऊर्जा तो ज़रूर निकलेगी। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ऊर्जा जो है न्यूट्रॉनों से बमबारी करा करके जो हल्के नाभिक होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमान के योग से कुछ ही अधिक होता है। ठीक है। तो उसको ब्रेक करके जो है बराबर कर दिया जाता है। ठीक। तो उदाहरण के लिए जैसे यूरेनियम है, उसके एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से उदाहरण पे। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में, एक परमाणु की बात हो रही है, ठीक है, उसके विखंडन में ब्रेक होने में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन में जलने से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसकी तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं। ठीक है। जो खुद से ही मतलब उनका विखंडन होता है, जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है और मतलब एक बैलेंस्ड पूरी एक चेन बनी रहती है ना। तो इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बना करके विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या आप जानते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमानों का जो अंतर होता है वो डेल्टा एम होता है। मूल नाभिक और जो उत्पाद है उन नाभिकों के द्रव्यमानों का अंतर डेल्टा एम है। ऊर्जा ई में, और वो जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा ई में परिवर्तित हो जाता है। इस ऊर्जा ई की जो दर है वो सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सर्वप्रथम व्युत्पन्न विख्यात जो समीकरण था E=mc², इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है। यहाँ सी प्रकाश की निर्वात में चाल है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आप जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह है इन सब पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा है जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.602 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल में हेल्प करता है कि एक ईवी जो है वो कितने जूल के बराबर होता है। उपरोक्त समीकरण द्वारा यह आसानी से जांचा जा सकता है कि एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक U लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक U जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के तुल्य होता है। अब यहाँ से जो इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट और GS से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलप्पम तमिलनाडु और नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात तथा कैगा कर्नाटक पर स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता हमारे देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की मात्रा 3% से कम है। क्या बात कही जा रही है? कुछ जो जगहें हैं जहाँ पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र को प्रतिस्थापित किया गया है, वहाँ पे उनकी जो क्षमता है वो हमारे देश की कुल विद्युत जो उत्पादन क्षमता है, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हर जगह की से अगर देखा जाए तो उससे 3% से भी कम है। ठीक है। तथापि बहुत से औद्योगिकृत देश अपनी कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता की 30% से भी अधिक की पूर्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर जो विकसित देश हैं वो नाभिकीय संयंत्र जो है इन्हीं के ही आधार पर अपनी जो ऊर्जा की पूर्ति है वो कर रहे हैं। ठीक है। नाभिकीय ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र का प्रमुख संकट पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण तथा निपटारा करना है, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अभी भी हानिकारक घातक कणों विकिरणों में क्षयित होता है। तो उसका मतलब भंडारण और निपटारा ही ये जो है काफ़ी खतरनाक होगा। यदि नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता है तो इससे पर्यावरण संदूषित हो जाता है।
पर्यावरण प्रदूषण होने लग जाता है। और इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बन सकता है। अभी जल्दी ही कई जगह जो है विस्फोट के जो मतलब कि सुनने में आया था, कई जगह विस्फोट हुए हैं, तो वो सब यही इसका एक रीज़न होता है। ठीक है, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत, पर्यावरणीय संदूषण का प्रबल खतरा और यूरेनियम की सीमित उपलब्धता वृहत स्तर पर, जो सीमित उपलब्धता है बड़े स्तर पर, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को निषेधक बना देती है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो यही है कि अगर हम इसका सही तरीके से निपटारा नहीं कर सकते हैं और भंडारण नहीं कर सकते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है मतलब जिसका बड़े लेवल पे इसका यूज़ किया जा रहा है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एक काफ़ी खतरनाक इसको बना सकते हैं, निषेधक बना सकते हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए किया जाता था। पहले इसका, अब तो ऊर्जा के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, पहले इसको विनाश के लिए यूज़ किया जाता था। किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान है, परंतु दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, समान बिल्कुल है लेकिन एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। अब आता है नाभिकीय संलयन। ये तो हम लोग ने पढ़ा था, नाभिकीय विखंडन जिससे ऊर्जा की प्राप्ति हो रही थी। क्या नाभिकीय संलयन से भी होता है, यानी नाभिकों का जोड़ना? तो देखिएगा, आजकल के सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं, परंतु एक अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं के द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की संभावना व्यक्त की जा रही है। संलयन का अर्थ है दो हल्के नाभिकों को जोड़कर के एक भारी नाभिक बनाना, और जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। यही क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। कि जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो हीलियम का एक परमाणु बन जाता है। उसके बाद इसमें भी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है। इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है परिमाण की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के व्यष्टिगत द्रव्यमानों के योग से कुछ कम हो जाता है, और जो पार्ट जो बचा होता है, मतलब कि पहले जो था और उससे जो कम हो गया, तो जो एक्स्ट्रा बचा जो पार्ट था वो एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में जो हाइड्रोजन से जो हीलियम बनता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, यानी ओवरऑल अगर कहा जाए तो सूर्य की जो अपनी खुद की एनर्जी है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के आधार पर ही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को परस्पर संलयित होने के लिए बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। संलयित होने के लिए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए आवश्यक शर्तें चरम कोटि की हैं। मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब, ये भी इनको चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमें नाभिकों को जोड़ना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मिलियन कोटि की केल्विन टेम्परेचर और जो है मिलियन कोटि का पास्कल दाब भी देना है। ठीक है, हाइड्रोजन बम तापीय नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है उसके क्रोड में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं, और ये नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जाता है कि जिससे ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं। अंतः स्थापित इनको कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम और लिथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम जो कि विखंडन पर आधारित है उनको विस्फोटित किया जाता है, पूरी तरीके से नहीं, विस्फोटित किया जाता है, तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रो सेकेंड में 10⁷ केल्विन तक बढ़ जाता है, और यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस पूरी कहानी में यही पता चला कि देखिए यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन है उससे भी काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, लेकिन नाभिकीय संलयन के लिए हमें पहले से उसको ऊर्जा भी देनी पड़ेगी। तो जिसके लिए क्या, नाभिकीय विखंडन का ही यूज़ करके ऐसे परमाणु का, वो भी उनको अधिविस्फोट, पूरी तरीके से उनका विस्फोट नहीं करना है, थोड़ा ही विस्फोट करना है, तो उनका अधिविस्फोटित करके नाभिकीय विखंडन के द्वारा नाभिकीय संलयन करा करके फिर पूरी ऊर्जा प्राप्त कर ली जा रही है। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस यूज हो रही है, और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्रियाकलाप में देखिए, कक्षा में इस प्रश्न पर चर्चा कीजिए और महासागरीय तापीय ऊर्जा पवनों तथा जैव मात्रा की ऊर्जाओं का अंतिम स्रोत क्या है, इस पर जो है बात करिए। क्या इस संदर्भ में भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा भिन्न है? अगर हैं तो क्यों? आप जल विद्युत ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा को किस श्रेणी में रखेंगे? जल की जो विद्युत ऊर्जा है और जो तरंग ऊर्जा है उसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? अब आइए देखते हैं पर्यावरण विषयक सरोकार ये क्या है। पिछले अनुभाग में हमने ऊर्जा के विविध स्रोतों के विषय में अध्ययन किया था, इनमें से
किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विक्षोभ उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, कोई ना कोई जो है हार्मफुलनेस जो है दिखा रहा था। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होता है कि अगर हम ऊर्जा स्रोत जो है उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में आसानी हो, पहला ये चीज़। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता हो, मतलब कि थोड़ा सा इसमें जो है ईजिली हो, थोड़ा जो प्रोसेस है वो थोड़ी ईजी हो। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी में दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि पॉल्यूशन वगैरह जो हार्मफुलनेस है उसको रोका जा सके। उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने में पर्यावरण में होने वाली जो क्षति है वो मतलब कि उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति, तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ती हैं। जो भी हम ऊर्जा स्रोत जब ईंधनों का यूज़ कर रहे थे तभी भी हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे। यद्यपि हम सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के विषय में बात करते हैं, परंतु ये कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत किसी स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। ठीक है, तो हम ये पहले भी देख चुके हैं कि जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, कुछ प्रकरणों में जैसे सौर सेल है जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त हो सकता है। सौर सेल से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, बस ये है कि वो थोड़ा सा महंगा है। और इसके अलावा परंतु ये हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। ठीक है, हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई उसका जब बनाया जा रहा होगा तो पर्यावरण की कुछ ना कुछ क्षति हुई हो। इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं और इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक समय तक कार्य कर सकें और समस्त क्रियाकलाप में कम से कम क्षति पहुंचे। मतलब इनका जब यूज़ हो तो कम से कम इनका जो है हानि हो इससे। अब यहाँ पे देखिएगा, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक ही बना रह सकता है। हमने पहले ये देख लिया है कि हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर नहीं निर्भर रह सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के स्रोतों को जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें ऊर्जा का समाप्य स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जो कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से करें तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से लकड़ी को जलाया जा रहा है उसी के आधार पर हम वृक्षों को भी लगाएं। ठीक है, तो उस आधार पर ये जो दर है इसको ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित इसके आधार पर हम कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी वगैरह है, ये भी ईंधन के फॉर्म में यूज़ होते हैं, लेकिन ये इनकी हानि, इसकी जो चीज़ें हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं अगर हम जो है उतनी ही मात्रा में पेड़ भी लगाते जाएँ। तो पेड़ लगाते जाएंगे तो ये नवीकरणीय स्रोत में जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो हम लोग ने पवन ऊर्जा वगैरह जो पढ़ी थी या जल ऊर्जा या जो सागरीय ऊर्जा, ये सारी चीज़ें नवीकरणीय में आ जाएगी। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है। यह ऊर्जा की सतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में अथवा भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है कि इन भंडारों में खाली होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य है। तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा की जो बात की गई है ये इतनी मात्रा में है क्योंकि ये चेंजेबल होती रहती है ना, प्राप्त होती रहती है, तो इसकी ख़त्म होना लगभग नगण्य है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा एक क्रियाकलाप है, उसे देख लीजिए। कक्षा में इन समस्याओं पर वाद विवाद कीजिए कि यहाँ पे यह कहा जाता है कि अनुमानतः कोयले के भंडार आने वाले 200 वर्षों के लिए पर्याप्त हैं। क्या इस प्रकरण में हमें चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारे कोयले के भंडार रिक्त होते जा रहे हैं? अगर हैं तो क्यों हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसा अनुमान है कि सूर्य आगामी 5 करोड़ वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या हमें यह चिंता करनी चाहिए कि सौर ऊर्जा समाप्त हो रही है? तो बिल्कुल इन दोनों ही जो टॉपिक हैं उन पर चिंता होनी चाहिए और क्या जो है उसके इफेक्ट पड़ेंगे, इसी पर ही हमको चर्चा करनी है। वाद विवाद के आधार पर यह निर्णय लीजिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत समाप्य, अक्ष, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, प्रत्येक जो चयन है उनके लिए अपना तर्क दीजिए। ठीक है, तो ये था आज की जो हमारा ये जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इतनी लेट के लिए फिर से एक बार आप सबसे सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।